नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर अपनी कुछ बात रखने के लिए हाजिर हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज वर्ष 2023 का 15 अगस्त है और आप सब यह भी जानते हैं कि 15 अगस्त भारत का एक ऐतिहासिक दिन है। तो सर्वप्रथम मैं समस्त देशवासियों को इस रियल नॉलेज चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहूँगा इस पावन दिवस के अवसर पर। और साथ ही मैं भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को, वीर बांकुरों को, वीर सपूतों को, जिनके त्याग और तपस्या के कारण यह आज़ादी रूपी तोहफा हमें उपलब्ध हुआ है, उन तमाम सेना नायकों को, सैनिकों को, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और मैं यहाँ संक्षिप्त में बात रखूँगा इस पावन दिवस के अवसर पर, और यह बातें अत्यंत ही सारगर्भित होगी। तो दर्शकों से मेरा सर्वप्रथम यह अनुरोध होगा कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को अवश्य सुनिएगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि आज हम अपनी आज़ादी का 76वां वर्षगांठ मना रहे हैं, अर्थात भारत को आज़ाद हुए 77 वर्ष हो चुके। इस पर बहुत सारी राजनीतिक भाषणबाजी होते रहा है। मैं बात को संक्षिप्त में यहाँ रखूँगा और हम साइकोलॉजिकली और फिलोसफिकली तथ्यों पर बात करूँगा, चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज़ादी यानी स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, आज़ादी का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है। आज़ादी के लिए अंग्रेजी में एक पर्यायवाची शब्द है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है डिपेंडेंसी, आश्रित हो जाना। इंडिपेंडेंसी, इन खुद पर आश्रित हो जाना, वह इंडिपेंडेंसी। खुद यानी जो हमारे केंद्र में है, वह अंतश्चेतना और अंतर्मन, उस पर आश्रित हो जाना ही इंडिपेंडेंट होना है। यही है आज़ादी का सही मतलब। दूसरा, हमारा आज़ादी का प्रतीक है क्या? त्रिकलर झंडा, तिरंगा झंडा, राष्ट्र ध्वज, जो 3 रंगों के मेल से, सम्मिश्रण से, समन्वय से बना है। वह 3 रंग कौन कौन से हैं यह भी आप जानते होंगे। वह 3 रंग है श्वेत, केसरिया और हरा। श्वेत, हरा और केसरिया। और शायद आप यह भी जानते होंगे कि यह राष्ट्र ध्वज जो यह 3 रंगों के मिलने से बना है, इसके केंद्र में एक चक्र भी है, और वह चक्र है अशोक चक्र, जो सारनाथ के अशोक चक्र से लिया गया है। तो यह त्रिकलर ध्वज जो है, इसमें 3 रंगों का मेल है, समन्वय है। इसको एक कहें कि इसमें समन्वय है। इन 3 रंगों को जैसा कि मैंने नाम बताया, उसमें एक श्वेत है जो इस ध्वज के केंद्र में है। कहाँ है? सेंटर में है। श्वेत रंग जो है ध्वज के सेंटर पर है। श्वेत रंग शांति का प्रतीक है। श्वेत रंग शांति का प्रतीक है, यानी भीतर से मन में शांति होनी चाहिए। और यह शांति तब होगा जब हम इंडिपेंडेंस होंगे, यानी मन पर आश्रित होंगे,
वह मन, शुद्ध मन, विशुद्ध मन, अंतश्चेतना, जिसको हम विशुद्ध मन कहते हैं, उस मन पर हम आश्रित हो जाएं, तो वह विशुद्ध मन पर आश्रित होना, डिपेंड होने के बाद हम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। तो श्वेत रंग शांति है। दूसरा, हमारा जो हरा रंग है यह प्रोस्पेरिटी है, जो बॉटम में है, आधार में है। तिरंगा झंडा के जब झंडा फहराया जाता है तो आधार में बॉटम पर ग्रीन होता है, हरा रंग होता है, और यह हरा रंग प्रोस्पेरिटी का प्रतीक है, समृद्धि का। और टॉप पर क्या है? केसरिया। केसरिया किस चीज का प्रतीक है? वीरता और शौर्य का। वीरता में निहित है विजेता भाव। विजेता, जीत एक घटना है और विजेता होना एक भाव है, एक भाव मात्र है विजेता होना। तो यह विजेता भाव जो है टॉप पर है। केंद्र में क्या है? श्वेत। जब तक सेंटर में श्वेत रहेगा तो दोनों तरफ, टॉप और बॉटम में, समृद्धि और विजेता का भी भाव रहेगा। समृद्धि भी तब आएगी जब बीच में शांति है, केंद्र में शांति है, और तभी हम विजेता भाव के माफिक जिएंगे। तो विजेता होने का मतलब है विजेता भाव के साथ जीना। जीवन में एक भी अच्छा कदम उठाना विजेता का भाव है। एक भी अच्छा कदम उठाना। जीवन में एक भी बुरा कदम उठाना पराजय का भाव है। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं यह सही दिशा में कदम है, तो ये विजेता का भाव। जैसा कि बहुत सारे कार्य हैं विजेता भाव में। कोई आदमी युद्ध के मैदान में जाता है, सैनिक शहीद हो जाता है राष्ट्र के लिए, फिर भी युद्ध हार जाता है, तो आप कहेंगे कि सैनिक का शहादत कुर्बानी बेकार गया? नहीं, सैनिक विजेता भाव के साथ लड़ा और विजेता भाव के साथ मरा। उसका उद्देश्य देश के लिए लड़ना था। अपने उसूल के सामने वह कभी झुका नहीं और अपने उसूल से कभी विपरीत नहीं गया, है ना। उसूल के साथ जिया, यही विजेता का भाव है। उसके लिए विजेता का भाव यही है कि असूल और सिद्धांत, तो देश रक्षा के लिए मर मिट जाना उसका सिद्धांत था, और यह इस असूल पर कायम रहना, यह उसके विजेता का भाव था। भगत सिंह भी शहादत शहीद हुए, लेकिन वे विजेता भाव था उनके भीतर। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ करके हत्या कर दी, लेकिन एक विजेता का भाव था उनके उधर। तो आप गलत दिशा में, आप गलत काम का विरोध करते हैं, अपमानित होना पड़ता है, बेइज्जत भी हो जाना पड़े, तो भी आप यह विजेता भाव के साथ जिए कि मैंने गलत का विरोध किया, कम से कम विरोध तो किया। विरोध न करना ही पराजय है। तो इस तरह से विजेता का भाव होना जरूरी है। भीतर से जब शांति होगा, विजेता का भाव होगा, इसलिए श्वेत रंग को केंद्र में रखा गया, सेंटर में। तो कहने का तात्पर्य है कि आजादी, स्वतंत्रता का प्रतीक राष्ट्रध्वज इस बात का सूचक है कि आजादी के लिए इन तीनों में से किसी एक चीज की अभाव और मौजूदगी आजादी के बाधक है, यानी गुलामी के लिए जवाबदेह है। किन तीन चीजों का? शांति, प्रोस्पेरिटी और विजेता का भाव। इनमें से किसी एक चीज की अमौजूदगी क्या है? गुलामी है। तो आजादी का क्या मतलब हुआ? शांति, इंटरडिपेंडेंस। अब हम बात करेंगे कि आज हम आज़ादी के 76वां वर्षगांठ मना रहे हैं, अर्थात 77 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस पर बहुत से चर्चा हुई, हमने क्या खोया, क्या पाया, हमारी देश की समृद्धि और विकास कैसे होगा, बहुत सारी बातें होती हैं।
मैं इस आज़ादी के पावन अवसर पर मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि देश की समृद्धि और उत्थान और प्रगति इस बात पर निर्भर करता है कि देश के नागरिकों का मोरल वैल्यू कितना ऊंचा है। तो चलिए, मैं ज़्यादा बात को विस्तार रूप नहीं देना चाहूँगा। हमारे देश के एक मंत्री नितिन गडकरी जी ने एक बार कहा था, जो बहुत अनुभवी और मंजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं, कि आज मेरा एक हमेशा से यह प्रश्न रहा है, उस प्रश्न के आलोक में ही मैं यह बात कर रहा हूँ कि भारत प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से पिछड़ा नहीं है, मानव संसाधन की भी प्रचुरता है, लेकिन भारत विकसित देशों की श्रेणी में आज तक नहीं आता। ठीक है, क्यों? नितिन गडकरी ने एक बार अपना बयान दिया था कि भारत के लोग मेहनत नहीं करते, परिश्रम नहीं करते। सैलरी के मुताबिक जो काम देना चाहिए वो नहीं दे पाते। नैतिकता का स्तर गिरा हुआ है, इसीलिए छल कपट धोखा फरेब बेईमानी भ्रष्टाचार आज भारत के उत्थान में बाधक है, भारत की प्रगति में बाधक है। तो भारत की समृद्धि के लिए सबसे पहला शर्त है नैतिक उत्थान, चारित्रिक उत्थान, नैतिक और चारित्रिक उत्थान। तब भारत की प्रोस्पेरिटी आगे बढ़ेगी। तो इसके लिए क्या करना है? भ्रष्टाचार को निवारण का पहला स्थान देना है। हमारे देश के विभिन्न राजनीतिक दलों को, हमारी सरकार को और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, थोड़ा बहुत आमूलचूल ढांचागत परिवर्तन की जरूरत है। मैं ज़्यादा विस्तार से बात नहीं रखूँगा। इस देश में कानून आधार पर भी भिन्नता है, अमीरी गरीबी तो है ही, साथ ही काम के बदले पारिश्रमिक को लेकर के भी भिन्नता है। एक ही प्रकार के काम करने वाले लोगों को कुछ और पारिश्रमिक है और दूसरे तरह के लोगों को कुछ और। इस मूल बिंदु पर समस्या के तह पर गहराई से समीक्षा करने की जरूरत है। और आगे मैं यहाँ बात को रखना चाहूँगा कि देश में कि नैतिक उत्थान हो, इसके लिए एक बहुत बड़ा जरूरी यह है कि राजनेता भ्रष्टाचार निवारण हेतु, चाहे वह किसी राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, विभिन्न विभाग के मंत्री, विधायक, प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जनता दरबार लगाए डे टू डे। जैसे अन्य काम की एक ड्यूटी है, ड्यूटी वाइज, उसी तरह से उन्हें अपना ड्यूटी फिक्स करना है, करके डे टू डे जनता दरबार लगाना चाहिए और नागरिकों की समस्या प्रत्यक्ष अधिकारी और नागरिक को सामने रख के सुनना चाहिए। और जहां कहीं भी अधिकारियों के द्वारा गला घेप करने की जब बात आती हो, भ्रष्टाचार की बातें हो, काम प्रभावित हो, तो इसके लिए सख्त से सख्त राजनेताओं को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और जनता की समस्या को त्वरित निवारण करते हुए अगर जहां कहीं भ्रष्टाचार के कारण काम रुक रहा हो, उस पर क्विक एक्शन होना चाहिए,
तो जनता दरबार लगाना जरूरी है। प्रतिदिन जैसे 8-10 घंटा से लेकर 8 घंटा कोई वर्कर काम करता है, उसी तरह से जनता दरबार लगाना जरूरी है राजनेताओं को। तब कुछ हद तक भ्रष्टाचार कंट्रोल होगा। तो देश में भ्रष्टाचार का निवारण जरूरी है। देश के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए, समृद्धि के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए भीतर से मन में जब तक शांति नहीं होगा, भीतरी आत्मा पर हम केंद्रित नहीं होंगे, भीतरी मन पर केंद्रित नहीं होंगे, तब तक समस्या रहेगी और प्रगति का यह एक बहुत बड़ा रोड़ा साबित होगा, एक अवरोधक साबित होगा। तो प्रगति के लिए भीतर का पर डिपेंडेंट होना जरूरी है। और भारत का यह तासीर रही है कि भारत कभी भी गलत को, ज्यादती को नहीं बर्दाश्त किया। अंग्रेजों ने भारत में आए, इसका एक वजह यह था कि भारत के तत्कालीन शासन व्यवस्था में अनेक खामियां थी। लोग लापरवाह थे, जैसा आज घूसखोर है उस तरह लोग उस युग में भी थे भ्रष्टाचारी। जनता समस्या से त्रस्त रहती थी और ये ज्यादती के कारण भारतवासियों ने, जब भारत पर अंग्रेज आए और भारत के देशी रियासतों से जब उनकी जो सामना हुई, लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, तो फिर भारत के जनमानस इसके साथ खड़ा नहीं हुए। उन्हें क्या मतलब था, देश का राजा कोई बने, हमें अपनी सुविधा से जरूरत है, हमारे अपने सुख से जरूरत है। जरूरी भी है, वास्तविकता है। तो जब भी ज्यादती हुई, भारत की जनता ने उखाड़ फेंका है। जब जालियांवाला बाग कांड हुआ था, तभी से भारतवासी अंग्रेजों के प्रति नफरत भाव रख रहे थे और इसी का परिणाम आज़ादी के लिए लोगों ने विशेष रूप से लड़ना, संघर्ष शुरू किया और परिणाम स्वरूप देश को आज़ादी मिली। तो मैं ज़्यादा कुछ विशेष नहीं कहूँगा इस स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। बातें बहुत लंबी हो जाएगी, मैं अपनी बात को संक्षिप्त में रखूँगा और मैं इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो दर्शकों से मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।